Good morning, students. Today we will discuss oxo acids of sulfur. तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर ऑक्सो एसिड्स. ऑक्सो एसिड क्या होते हैं 11th में भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑक्सो एसिड्स को. तो इनकी दो कंडीशंस है वो हमें याद रखनी है. वही डेफिनेशन भी है. जो सेंट्रल एटम होगा ऑक्सो एसिड में, जैसे यहाँ पे हमें सल्फर दिख रहा है, हम सल्फर के ऑक्सो एसिड्स की बात कर रहे हैं. जो सेंट्रल एटम है उससे एटलीस्ट एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होना चाहिए. जैसे यहाँ पे सारे सल्फर में हमें एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन दिख रहा है और एटलीस्ट वन OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप उससे लगा हुआ होना चाहिए. दूसरी स्पेशल बात यह है कि जो H+ रिलीज होगा, एसिड का जो एसिडिक नेचर है H+ डोनेट करने का, वो H+ कहाँ से निकलेगा. ये जो OH ग्रुप्स हैं, जैसे कि ये OH में से क्या रिलीज होगा, H+. देखने में हमें लग रहा है हाइड्रोक्सिल आयन है, लेकिन ये हाइड्रोक्सिल आयन की फॉर्म में यहाँ पे अटैच नहीं है. ये OH ग्रुप है, तो ये OH माइनस रिलीज नहीं करके क्या रिलीज करेगा, H+. तो ये होते हैं ऑक्सो एसिड्स. अब अगर हमें कोई भी ऑक्सो एसिड की स्ट्रक्चर बनानी है, जो कि एग्जाम में जनरली 1-2 नंबर में 1 या 2, कभी कभी 3 नंबर में 3 भी दे सकते हैं, ऑक्सो एसिड की स्ट्रक्चर बनाने के लिए आती है. वहाँ पे हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है. एक तो ऑक्सो एसिड का फॉर्मूला, उसका नाम और स्ट्रक्चर. अगर हम नाम याद नहीं करेंगे, जैसे फॉर्मूला है H2SO3, तो फॉर्मूले से स्ट्रक्चर बनाना तो हम सीख लेंगे और हमें आ जाएगा. लेकिन अगर एग्ज़ाम में नाम आ गया, फॉर एग्जाम्पल एग्ज़ाम में आ गया परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें नाम याद नहीं है. अब हमें स्ट्रक्चर बनाना तो आता है, लेकिन नाम का फॉर्मूला क्या है वो हमें नहीं पता. तो हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, फॉर्मूला, नेम एंड स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर तो एक बार अगर हम सीख लेंगे तो बनाने में कोई भी दिक्कत हमें नहीं आएगी, लेकिन नाम हमें याद रखने पड़ेंगे. तो सबसे पहले जैसे कि सल्फ्यूरस एसिड है H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8 एंड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7, जिसे हम ओलियम के नाम से भी जानते हैं. तो जब भी हमें कोई ऑक्सो एसिड की स्ट्रक्चर लिखना है, सबसे पहले हम सेंट्रल एटम लिखेंगे. यहाँ पे सब में सेंट्रल एटम है सल्फर. उसके साथ हमें लिखना है एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक हमें लिख देना है OH, क्योंकि ये उसकी कंडीशन है कि एटलीस्ट एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक OH उसमें होगा ही होगा. अब हम उसके एटम्स को काउंट करेंगे. जैसे H2SO3 है, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें, H2SO3 का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे सल्फर. अब सल्फर के साथ हमने लिख दिया एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, क्योंकि हमें पता है वो तो हर ऑक्सो एसिड में होगा, और एक हमने लिख दिया OH. अब हम इसका फॉर्मूला देखें. H2SO3 एक सल्फर एटम है, हम लिख चुके हैं. ऑक्सीजन कितने हैं, 3, और हमने कितने लिखे हैं अभी तक, 2, मतलब एक ऑक्सीजन एटम हमें इसमें और लिखना है. H2 हाइड्रोजन एक लिख चुके हैं, एक और लिखना है, तो एक और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH. ये बन गया सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला. अब इसमें अगर हम देखें तो हमें पता है सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6. यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किए हुए हैं, इसलिए एक इसमें क्या लग जाएगा, लोन पेयर. अब ये तो हो गया सल्फ्यूरस एसिड. इसी तरह से जो बाकी एसिड्स हैं उन्हें भी हम बना सकते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एक सल्फर और एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लिख दिया, एक OH लिख दिया. उसके बाद हमें इसमें दिख रहा है कि हमें लिखने हैं 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन. तो एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन तो मिलकर क्या बना लेंगे, OH. और जो ऑक्सीजन सिर्फ अगर हमारे पास बचता है तो उसे हम डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन की फॉर्म में लिखेंगे. अगर सिर्फ हाइड्रोजन बचता है तो एक सिंगल बॉन्ड लगा के हम हाइड्रोजन लिख सकते हैं. इसी तरह से परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8,
अब यहाँ हमें बच्चों एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर सेंट्रल एटम हमें फॉर्मूले में दो दिखते हैं, जैसे H2S2O8 या ओलियम H2S2O7, इसका मतलब दोनों सेंट्रल एटम के बीच में किसका लिंक प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का लिंक कैसे प्रेजेंट होगा? जैसे H2S2O8 की बात करें हम, तो हमने एक सल्फर लिखा और उसके बीच में कितने ऑक्सीजन का लिंक प्रेजेंट है? 2। H2S2O7 के बीच में कितने ऑक्सीजन का लिंक प्रेजेंट है? सिर्फ 1। ये हमें ध्यान रखना है। अब बाकी जो है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन OH, वो हम जैसे अभी तक फॉर्मूले में स्ट्रक्चर में हमने लिखे हैं काउंट करके, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और OH को लिखकर हम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑक्सो एसिड की स्ट्रक्चर हमें बनानी होती है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी बनाने की इंडस्ट्रियल मेथड हमारे सिलेबस में से डिलीट हो चुका है, तो इंडस्ट्रियल मेथड है ये पूरा, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है, ये जो एक इक्वेशन दिख रही है डेल्टा H नेगेटिव लिखा हुआ है 196.6, आगे इक्वेशन है SO2 प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होकर V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में बन रही है SO3। ये इक्वेशन हमें ध्यान रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि जब हमने डाइऑक्सीजन पढ़ा था, ये डाइऑक्सीजन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में इक्वेशन है, इसलिए ये यहाँ पर भी है। तो सिर्फ यही इक्वेशन हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। प्रॉपर्टीज की हमें बात करें तो यहाँ पे हमें दो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखी हुई दिख रही है, जहाँ पे साथ में K1 एंड K2, Ka एंड Kb क्या है? 11th में हमने पढ़ा है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और अगर Kb हो तो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। इससे हमें पता चलता है कि कोई भी जो एसिड है उसका डिसोसिएशन कितना ज़्यादा हो रहा है। जितना डिसोसिएशन होगा एसिड उतना H+ प्रोवाइड करेगा और एसिड उतना ही क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। तो K की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही एसिडिक नेचर उसका स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह से अगर किसी बेस की बात हो तो Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा हो उसका बेसिक नेचर उतना ही ज़्यादा होता है। साथ ही यहाँ पे एक और चीज़ आपको रिकॉल करवा देते हैं, हमने पढ़ा था pKa, जैसे pH होता है माइनस लॉग ऑफ H+, वैसे ही pK एंड pKb क्या होते हैं? माइनस लॉग ऑफ Ka या फिर माइनस लॉग ऑफ Kb। तो उनमें उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हम लॉग किस में ले रहे हैं? नेगेटिव में। तो अगर pKa हो तो pKa की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एसिडिक नेचर उतना ही वीक होगा। ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से Kb एंड pKb। तो यहाँ पे डिसोसिएशन इक्वेशंस है, हमें ऑलरेडी पता है H2SO4 H2O मिलकर बनाएगा H3O+ और HSO4-। अब ये एक और हाइड्रोजन जो आयन है H+ हाइड्रोनियम निकलेगा HSO4- में से, तो बनेगा H3O+, साथ में SO4-। अब ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट इक्वेशन के साथ K1 वेरी लार्ज, वेरी लार्ज का मतलब है ग्रेटर देन 10, और Ka2 है 1.2 इंटू 10⁻²। इसका मतलब जो Ka2 है उसकी वैल्यू K1 से बहुत ही कम है। इसका मतलब है जो H2SO4 है उसमें से पहला H+ रिलीज करना बहुत सिंपल है, बहुत इजीली होगा, लेकिन जब एक H+ निकल चुका है तो HSO4-, क्योंकि ऑलरेडी उस पर नेगेटिव चार्ज है, एक और H+ निकालेंगे तो उस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा है SO4-, जो कि उसकी अनस्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इसलिए जो K2 सेकेंड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी? बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। उसके बाद कुछ रिएक्शंस यहाँ पे दी हुई है, रिएक्शन लिखी हुई है MX। M का मतलब है मेटल, X मतलब कोई भी एनायन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रेट या कोई भी एनायन। जब H2SO4 से रिएक्शन होगी तो हमें पता है HX, क्योंकि H2SO4 क्या रिलीज करेगा? H+, और H+
और मेटल के साथ जो एनायन जुड़ा हुआ है दोनों मिलकर HX बनाएंगे और मेटल का सल्फेट बन जाएगा, मेटेलिक सल्फेट M2SO4। क्योंकि जो सल्फेट है उसकी वैलेंसी 2 लिखी है, 2 होती है, इसलिए M2SO4 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके लिए जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात आएगी तो दो तरह के जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, कोई भी जो केमिकल फॉर्मूला है उसमें जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उन सबको उस केमिकल फॉर्मूले से अगर निकाल दे तो उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जैसे C12H22O11, यहाँ पे शुगर का फॉर्मूला लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट का। H2SO4 की प्रेजेंस में क्या होगा, जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है वो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें से जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। C12H22O11 मतलब कितने H2O यहाँ पे बन सकते हैं, 11। तो ये 11 H2O सेपरेट हो गए और बचा है सिर्फ कार्बन। तो एक इसका स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेटिंग एजेंट और सेकंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन, कोई भी मेटल नॉन मेटल, किसी भी मेटल नॉन मेटल का ये ऑक्सीडेशन कर सकता है। जैसे कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, बनेगा कॉपर सल्फेट, सल्फर से बनेगा SO2, कार्बन से बन जाएगा CO2। साथ में बाई प्रोडक्ट सब में कॉमन है, बाई प्रोडक्ट होगा H2SO4 का H2O प्लस SO2। जैसे अगर आप लोगों को याद है तो हमने नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब डिस्कशन किया था तो नाइट्रिक एसिड में होता है 2 केस थे उसमें, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। तो अगर डाइल्यूट हो तो हमारे पास H2O और साथ में बनता था NO, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड हो तो हमारे पास बनता था H2O प्लस NO2। यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं तो बाई प्रोडक्ट सिर्फ है SO2 प्लस H2O, जैसे वहाँ पे होता था कॉन्सेंट्रेटेड के केस में NO2। बाकी हमें पता है कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, सल्फेट आयन है तो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट। कार्बन है, कार्बन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोवाइड करता है CO2, सल्फर के केस में बन गया है SO2। तो इस तरह से जो रिएक्शंस है अगर हम उनको समझ लें तो याद रखने में ज़्यादा दिक्कत उनमें होती नहीं है। अगर हम सिर्फ मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शंस को याद करते रहेंगे तो हर रिएक्शन हमें अलग अलग करनी पड़ेगी। लेकिन थोड़ा सा हम समझ लें, नाइट्रिक एसिड की हमें पता है वहाँ पे कॉपर होता तो बनता कॉपर नाइट्रेट, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं तो बन जाएगा कॉपर सल्फेट। वहाँ पे NO2 गैस निकलती, यहाँ पे क्योंकि सल्फर है तो निकलेगी SO2 और साथ में वाटर। आज हमने डिस्कस किया है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर सिलेबस में है। फॉस्फोरस के डिलीट हुए हैं लेकिन सल्फर के हैं। उनकी स्ट्रक्चर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, फॉस्फोरस की भी बनानी हो तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सेम है, उसको यूज़ करके हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने का केमिकल प्रोसेस होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस उसका नाम है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में से डिलीट हो चुका है। सिर्फ एक हमें ध्यान रखना है, SO2 प्लस O2 SO3 बनाता है, किसकी प्रेजेंस में, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, क्योंकि ये डाई ऑक्सीजन में भी रिएक्शन हमारे पास है। प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा सल्फ्यूरिक एसिड का जो K1 और K2 का जो कंपैरिजन है उसको कभी कभार रीजनिंग में पूछ सकते हैं कि K2 की वैल्यू बहुत कम क्यों होती है, K1 की ज़्यादा क्यों है। और सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट है, 2 तरह की उसमें प्रॉपर्टीज़ है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।